हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है हमसे क्या कि प्रत्येक भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से भी कट जाएं उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। एक और स्वयं इसके अलावा किसी अन्य से भी कट जाएं उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से न कटे, ठीक है। इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। बात समझ में आ रही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी कट जाए। जैसे भाज्य संख्याओं में क्या ले सकते हैं आप? भाज्य संख्या क्या है? जिससे सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। यह स्वयं से भी कट सकती है और एक से भी कट सकती है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त यह किसी अन्य से भी कट जाती है, इसलिए इसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो जैसे 6 भाज्य संख्या है, स्वयं से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और स्वयं इसके अलावा किसी अन्य से भी कट रहा है। इसके अलावा भी यह किसी अन्य से भी कट रहा है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है? तो ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। तो इन भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं, अभाज्य संख्या का मतलब अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे, यानी 2 है भाई, जो स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा, इसलिए यह कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। जैसे 3 अभाज्य संख्या है, स्वयं से कटेगा 3 और एक से कटेगा, लेकिन इससे अलावा किसी अन्य से नहीं कटने वाला है, ठीक है। जैसे ही 4 पर आएंगे तो वह 4 भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि स्वयं से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और इसके अलावा ही किसी अन्य से भी यानी 2 से भी कट रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं और इसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और सवाल हमसे कह रहा है, प्रमेय कह रहा है कि भाज्य संख्याओं को यानी इन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के यानी इन संख्याओं के रूप में, ठीक है, इन संख्याओं के रूप में व्यक्ति यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस बात को समझते हैं, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब यदि हमारे पास कोई भी भाज्य संख्या लें, सपोज करें हम भाज्य संख्या लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, 20। तो इस भाज्य संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? इस भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड करें तो लिखेंगे 2 × 2 × 5। बात समझ में आ रही है? 2 × 2 × 5 भाई 2, ये इस खंड को इसको आप ऐसे समझें, ठीक है। 2 से भाग करेंगे 10 आएगा, 2 से भाग करेंगे 5 आएगा, तो 2 × 2 × 5 यानी 2 × 2 × 5 इस रूप में हम लिखते हैं। लेकिन यहां पे कह रहा है कि आने वाले क्रम के बिना, अगर क्रम को न लें, यदि क्रम को न ले तो यह एक अद्वितीय है, यानी इसके अलावा कोई अन्य संख्या आप इसमें नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य संख्या आप नहीं लिख सकते हैं, यानी 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 ही लिखेंगे, या इसके अलावा कोई अन्य संख्या आप नहीं लिख सकते हैं। और कह रहा आने वाले क्रम के बिना, यानी आप क्रम को इसको बदल दे, क्रम को ध्यान में न रखें तो यह एक अद्वितीय है, यानी हमेशा 2 2 5 ही आएगा। क्रम को आप बदल दें, यानी आप लिखे 2 × 2 × 5 या आप लिखे 2 × 5 × 2, यानी किसी भी आप क्रम में लिखें
किसी भी क्रम में लिखें, किसी भी क्रम में लिखें, क्रम के बिना, क्रम को ध्यान में न रखते हुए लिखा जाए तो यह अद्वितीय होता है, मतलब 2 2 5 ही आएगा। किसी भी क्रम में लिखिए 2 2 5 यानी 5 2 2 या 2 5 2, किसी भी क्रम में लिखिए 2 2 5 ही आएगा बीच का गुणनखंड। इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आ सकती है, इसलिए हमसे कहेंगे कि यह अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब यूनिक वे में, सिर्फ यूनिक आएगी, अकेला है। ठीक है, कोई भी आप संख्या लें, कोई भी आप संख्या लें, समझें आप। सपोज कीजिए हमने 50 लिया, 50 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखें, 50 का अभाज्य गुणनखंड लिखें तो हम लिखेंगे 2 गुणे में, ठीक है, 5 गुणे में 5। अब इस क्रम में लिखे हुए हैं 2 5 5। अगर क्रम को ध्यान में ना रखा जाए, किसी भी क्रम में लिखा जाए, यानी 5 गुणे 5 गुणे 2 या 5 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है, किसी भी क्रम में लिखा जाए, ठीक, तो यही 2 2 5 ही आएगा, 2 5 5 ही आएगा। यानी इसको किसी भी क्रम में लिखें, हमेशा 50 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वह 2 5 5 ही होगा। इसके अलावा कोई अन्य नंबर नहीं हो सकता है, इसके अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इन भाज्य संख्याओं को इस अभाज्य संख्या के रूप में लिखा गया है, इस भाज्य संख्या को इस अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा गया है। और ये किसी भी क्रम में अगर लिखें, किसी भी क्रम में लिखें, यानी आने वाले क्रम के बिना, क्रम को ध्यान में न रखें, तो हमेशा आप 2 5 5 ही लिखेंगे। ठीक है, इसी अंक को तीनों को लिखेंगे 50 के अभाज्य गुणनखंड में। 5 5 2 लिखिए या 2 5 5 लिखिए या 5 2 5 लिखिए, किसी भी आप क्रम में लिख सकते हैं। ये हमारी बात समझ में आ गई होगी आपको, राइट? हमारी बातें समझ में आपको आ रही है बिल्कुल। आगे आप लेते हैं कोई संख्या, सपोज कीजिए हमने लिया, ठीक है, 210। 210 एक भाज्य संख्या है, इसे अभाज्य संख्याओं के रूप में अगर हम लिखें तो लिखेंगे 2 गुणे 5, ठीक है, गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यह अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा हुआ है। यानी इस भाज्य संख्या को, इस भाज्य संख्या को, इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। यानी इस भाज्य संख्या को इस अभाज्य संख्या के रूप में लिखा गया है, इस अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया गया है। ठीक है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी इसको क्रम में को ध्यान में न रखा जाए तो कभी भी 210 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम लिखें तो 2 3 5 7 ही लिखेंगे, इसके अलावा कोई अन्य भाज्य संख्या नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य भाज्य संख्या नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 3 2 5 7 किसी भी क्रम में, ठीक है, 7 5 3 2 किसी भी क्रम में लिखें, किसी भी क्रम में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? किसी भी क्रम में लिखें हम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये सब के सब, ठीक है, इसको अगर क्रम में ध्यान में न रखा जाए, क्रम को ध्यान में न रखा जाए, यानी क्रम को छोड़ दिया जाए, क्रम के बिना, तो अद्वितीय होगी। अद्वितीय का मतलब केवल 210 का अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 7 ही आएगा, 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 2 3 5 7 ही आएगा। इसके अलावा कोई अन्य भाज्य संख्या नहीं आ सकती है। इसलिए यह क्या है? अपने आप में अद्वितीय है, अद्वितीय है, यूनिक है। 32 750 60 ले लेते हैं, ठीक है। और इसका अभाज्य गुणनखंड हम लिखते हैं, यह एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? यह एक भाज्य संख्या है। और इस भाज्य संख्या के अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखें, अगर हम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखें तो हम लिखेंगे इसको कैसे? खंड करेंगे, ऐसे हम खंड कर लेते हैं, ठीक है। 2 गुणे 2 से भाग करेंगे आप, ऐसे का अद्वितीय है, यह अपने आप में अद्वितीय है ये नंबर, अगर इसको हम क्रम को ध्यान में न रखें तो। बात समझ में आ रही है? क्रम को ध्यान में न रखें तो, ठीक।
और यदि इसको क्रम को ध्यान में रखा जाए, ठीक है, तो ये एक बढ़ते हुए क्रम में रखी गई है, ठीक है। और इसके पावर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 के पावर कितना है, 3 नंबर है तो 2 का पावर 3, 3 के पावर कितना, 3 के पावर 2, और 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। हमारी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप गुणनखंडित कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। राइट, यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी को एनी डाउट्स, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जरूर बताएं। बात समझ में आ रही है? तो हम आगे चलते हैं। यदि हम व्यापक रूप में, ठीक है, यदि हम व्यापक रूप में कोई भी भाज्य संख्या मान लें, कोई भी भाज्य संख्या मान लें, माना, ठीक है, x एक भाज्य संख्या अगर है, भाज्य संख्या है, तो x के अभाज्य गुणनखंड, x के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? मान लीजिए P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक, Pn तक। ये सब के सब कैसी संख्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। और किसका अभाज्य संख्या है? भाज्य संख्या का, यानी x का अभाज्य संख्या है। यानी x के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो आपके पास P1, P2, P3, P4 डॉट डॉट Pn तक हैं, ठीक है। और यदि मान लिया जाए कि ये आरोही क्रम में है, ठीक है, यदि यह अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या अगर मान ले आप आरोही क्रम में है, किस क्रम में है? आरोही क्रम में है, तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, x इक्वल टू P1, ठीक है, P1 आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, इज लेस देन P2, इज लेस देन P3, इज लेस देन P4, इज लेस देन P5, ठीक है। इस तरह से ये हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, लेस देन Pn तक। इस तरह से ये बढ़ते हुए क्रम में हैं। बढ़ते हुए क्रम का मतलब आप समझें, जैसे मान लीजिए हमारे पास है, ठीक है, कोई नंबर मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर आप ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 210 है, तो ये एक भाज्य संख्या है। x जैसे क्या है? भाज्य संख्या है, जैसे वैसे ही एक 210 ले लिए भाज्य संख्या से कंपेरिजन। तो 210 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7, यह एक बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2, ठीक है, इज लेस देन 3, लेस देन 5, इज लेस देन 7। एक बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है, तो इसे हम बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, ठीक। और इसको हम घातों के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने इस नंबर को लिखा, इस भाज्य नंबर को लिखा, इस संख्या लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो इसके घातों के रूप में लिखा है। 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 के पावर 3। 3 कितनी बार है? तो 2 बार, तो 3 के पावर 2। 5 एक बार है तो 5 की पावर 1। 7 एक बार है तो 7 की पावर 1। ये तो रहा थ्योरम, ये रहा प्रमेय, ठीक है, ये रहा क्या? प्रमेय 1.2। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, इसके अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन के लिए एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल की मदद से समझाई है, ठीक है। आइए हम लोग उस एग्जाम्पल को ही लेते हैं, ठीक, उस एग्जाम्पल को लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल हमसे कह रहा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। तो 4 के पावर n, ठीक है, 4 के पावर n की बात कर रहा है, 4 के पावर n,
तो 4 के पावर n पर विचार आप करते हैं अगर, तो n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी 4 के पावर आप 1 रखिए, 4 के पावर 2 रखिए, 4 के पावर 3 रखिए, 4 के पावर 4 रखिए, 4 के पावर 5 रखिए, आप 4 के पावर 6 रखिए, आप 4 के पावर कोई भी नंबर रखिए, कोई भी 4 के पावर प्राकृतिक संख्या n तक रखिए। n का मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होकर कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, n तक कह रहा है, ये कहां तक कह रहा है, n तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो क्या इसके पावर अगर हम 1 रख दें तो शून्य पर समाप्त होगा, तो इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 होगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 4 का मतलब 4 गुणे 4, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2। इसके पावर 3 है, 3 को इसका मतलब 4 को 3 बार लिख सकते हैं, 4 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4। और इसका खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 इस 4 के लिए हो जाएगा, इस 4 के लिए भी 2 गुणे 2, और इस 4 के लिए भी 2 गुणे 2, यानी सिर्फ 2 ही 2 आ रहा है, सिर्फ 2 ही 2 आ रहा है, सिर्फ 2 ही 2 आ रहा है। इसका भी गुणनखंड करें तो सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। इसका भी गुणनखंड करें तो सिर्फ 2 आएगा। यानी किसी भी 4 के पावर n के लिए सिर्फ अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 2 आएंगे। 4 एक भाज्य संख्या है और 4 के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 2 होते हैं। इसके अलावा कोई अन्य संख्या होती ही नहीं है। कोई होती है, नहीं होती है। 4 के पावर आप n तक ले जाएं तो 4 के पावर को n को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 के पावर n लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य संख्या आप लिख ही नहीं सकते हैं। यानी 2 के पावर सिर्फ, ठीक है, 4 का भाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 गुणे 2 ही लिखेंगे, इसके अलावा कोई अन्य संख्या आप लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, 2 2 ही आएगा, 2 2 आएगा, कितनी बार भी आए, कितनी बार भी आए, लेकिन सिर्फ 2 ही आएगा। 2 के अलावा किसी कोई अन्य अंक आएगा ही नहीं, और 2 के अलावा कोई अन्य अंक आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि यह क्या शून्य पर समाप्त होगा, यानी लास्ट में क्या शून्य कभी आएगा इसके। तो शून्य आने के लिए इसमें 2 2 सिर्फ आ रहा है, शून्य तो आएगा ही नहीं। 2 सम संख्या के साथ साथ, किसी भी सम संख्या के साथ साथ, यानी इसके गुणनफल में एक 5 अगर आ जाए तो वह संख्या सम संख्या के साथ साथ अगर 5 आ जाए तो वह शून्य आ जाएगा। आप कोई भी ले लीजिए सम संख्या, 2 ले लीजिए, 2 के साथ 5 से गुणा करेंगे 10, लास्ट में 0 आ गया। आप सम संख्या 4 ले लीजिए, 5 से गुणा करेंगे 4 5 20, 0 आ गया। कोई भी सम संख्या 8 ले लीजिए, आज 5 से गुणा कीजिए आप, ठीक है, 8 5 40, 0 आ गया। 6 ले लीजिए, 6 से आप गुणा कर लीजिए 5 से, 6 5 30, 0 आ गया। यानी किसी भी सम संख्या में यदि 5 आ जाए, किसी भी सम संख्या के साथ 5 आ जाए तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी। बट ये तो संख्या में सिर्फ 2 ही 2 आ रहा है, 2 के अलावा कोई अन्य अंक आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शून्य पर समाप्त होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह है 4 के पावर n पर विचार हम कर लिए कि यदि n प्राकृतिक संख्या अगर है तो n का कोई भी मान ऐसा है ही नहीं है जो 4 के पावर n शून्य पर समाप्त हो। शून्य पर समाप्त होने के लिए इस 2 के अभाज्य गुणनखंडों के साथ क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और 5 इसमें है ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? 5 है ही नहीं है। ठीक, तो इस बात को हम लोग लिखते हैं, इस बात को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कि 4 के पावर n, ठीक है, को शून्य पर समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंडों के साथ 5 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, तभी तो होगा शून्य पर समाप्त। 4 को शून्य पर समाप्त होने के लिए 4 के पावर n को शून्य पर
शून्य पर समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंडों के साथ 5 आनी चाहिए। ठीक, 5 आनी चाहिए, जबकि यहां पे तो है ही नहीं है। ठीक है, जबकि यहां पे इसके पावर 4 के पावर n है, इसके साथ सिर्फ 2 ही 2 है, 5 तो है नहीं। तो आप लिखेंगे, चूंकि 4 के पावर n को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 के पावर n। ठीक है, और लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में, ठीक है, 2 के अतिरिक्त, 2 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है, नहीं है। अतः ठीक है, आप कह सकते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, से स्पष्ट है कि 4 के पावर n संख्या शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी, शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को हमने पहले लिख दिया है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों के साथ 5 आनी चाहिए, जबकि 5 इसके साथ है नहीं। इसलिए आप कह सकते हैं, चूंकि 4 के पावर n 2 × 2 के पावर n इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है, अन्य नहीं है। आप लिख सकते हैं 2 के अतिरिक्त कोई, ठीक है, अंक है ही नहीं है, यहाँ पे तो दिख ही रहा है साफ साफ। आप 5 भी लिख सकते हैं कि 5 नहीं आएगा, 5 कभी नहीं आएगा। अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से स्पष्ट है कि 4 के पावर n संख्या शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगी। कंफर्म? कोई डाउट्स? नो डाउट्स, नोट कर लीजिए। ठीक है, और अपने हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना रहने दे रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।